नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों और आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में मैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में 1885 से 1905 कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से लेके जो बंगाल का विभाजन तक का पार्ट रहा, आज के लेक्चर में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इस पार्ट को कवर करने वाला हूं। और क्योंकि ये केवल एक लेक्चर नहीं होगा, ये एक सीरीज होगी, इसलिए आने वाले 10 दिनों में आप क्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे भी 5 लेक्चर्स को और एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम 1885 से 1905 कवर करेंगे, फिर उग्रवादी आंदोलन और उसके बाद गांधीयन एरा। तो 5 सेशंस में आप लोगों के लिए अगले 10 दिन में अपलोड करूंगा। हालांकि फ्री होंगे ये यूट्यूब पे, बाय द वे, इनको आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये आज से कुछ वर्ष पहले रिकॉर्ड करी गई थी, मतलब 1-2 साल पहले ये रिकॉर्ड करी गई थी। लेकिन मित्रों, मैं आपको इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूं, आश्वासन दे सकता हूं कि जितना रेलेवेंस आज के समय में अशोक की धम्म की पॉलिसी का है, जितनी प्रासंगिकता आज के समय में अशोक की धम्म की नीति का है, उतना ही प्रासंगिकता आज भी इन लेक्चर्स का है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे तो आपकी मदद नहीं करेंगे। दे आर 100% रेलेवेंट, और तब भी उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही मेहनत के साथ मैंने रिकॉर्ड करा था इन लेक्चर्स को। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक पूरी डायरेक्टरी थी, तो उसमें से क्यों ना आपके साथ कुछ सेशंस को शेयर करूं। आप लोग अपना फीडबैक बढ़ा देना। और पिछले कुछ सालों में तो हालांकि मेरे पढ़ाने की स्टाइल में परिवर्तन आया है। तब मैं पढ़ाया करता था तो बड़ा उत्साह और जोश, आज भी पढ़ाता हूं, लेकिन तब एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, आज भी उतनी ही है, लेकिन आप बड़ा एंजॉय करेंगे इसको। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं कि अनअकैडमी पे भी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, और आप कंप्लीट बैचेस के लिए मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो फॉर कंप्लीट बैचेस। वहां पे आप लोगों को मेरे साथ साथ इंडिया के बाकी बेस्ट एजुकेटर्स भी मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन, पवनीत सिंह सर वहां पे हैं, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर हैं, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर हैं, आतिश माथुर सर पॉलिटी के लिए हैं, है ना। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को टॉप टीचर्स प्लस IAS ऑफिसर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी पे अब ये एक ऑफर के तहत आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस और उसके साथ साथ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। इसकी लिंक आप लोगों की सुविधा के लिए मैं नीचे डाल देता हूं। इसकी लिंक को आप रेफर कर सकते हो, और आप अनुज UPSC कोड का प्रयोग करके यू कैन यूज द कोड अनुज UPSC टू अवेल ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज, बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में और नोटबुक्स के साथ में अनअकैडमी के साथ शुरू कर सकते हो। तो आप लोगों के साथ अभी ये सेशन शुरू होने वाला है 1885 से 1905। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत 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 महत्वपूर्ण घटना थी भैया। कांग्रेस आखिरकार एक षड्यंत्र था। ब्रिटिश ने, जैसे प्रेशर कुकर में से सीटी निकलती है, प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर बढ़ता रहेगा तो सीटी नहीं निकलेगी, तो फूट जाएगा ना प्रेशर कुकर। क्या ब्रिटिश ने भारत के लोगों के असंतोष या डिस्कंटेंट को निकालने के लिए इसी प्रकार का कोई आयोजन किया कि जैसे प्रेशर कुकर में से प्रेशर समय समय पे निकलता है तो वो फूटता नहीं है, वैसे इंडियंस के असंतोष को भी समय समय पे निकालते रहो ताकि ये फूटे ना 1857 की तरह? क्या कांग्रेस के पीछे का ये षड्यंत्र सही है, या कांग्रेस के पीछे का जो ब्रिटिश का वास्तविक मकसद था वो कुछ और था? जानने को बहुत कुछ है, एंजॉय करिए आप इस लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग, एंड व्हाट्स द टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर टुडे? क्या है भाई आज का लेक्चर? मॉडरेट्स एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, उदारवादी और प्रारंभिक राष्ट्रवादी। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट के बाद के
उसके क्या फॉलआउट्स रहे थे, और 1857 की क्रांति के बाद किस प्रकार से प्रारंभिक राष्ट्रवाद का भारत में उदय होता है, किस प्रकार से अर्ली नेशनलिज्म का इंडिया में उदय होता है, उसके पीछे के अलग अलग कारण हमने देखे थे। फिर हमने यह भी देखने की कोशिश की थी कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ऐसे कौन से राजनीतिक संगठन थे जो भारत में एक्टिव थे या जिनकी स्थापना कांग्रेस से पहले की गई। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो भारत में काम कर रहे थे कांग्रेस की स्थापना से पहले। पहला था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी, और दूसरे संगठन का नाम पूना सार्वजनिक सभा था। एक और संगठन काम कर रहा था 1876 में, जिसकी स्थापना हुई थी 1876 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन वो संस्थान था जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, और 1878 में जो आर्म्स एक्ट आया था, जिसने ये बोला था कि आज से किसी भी भारतीय को यह अनुमति नहीं है कि वो अपने पास हथियार रख सके। तो जो आर्म्स एक्ट 1878 में आया था और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसने ये भारतीय प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब लिटरेचर या अब न्यूज़पेपर्स भारतीय भाषाओं में नहीं प्रसारित हो सकते। तो तत्कालिक विरोध इसका किसने किया था? 1876 में स्थापित हुए इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने। तो हमने 1857 रिवोल्ट के फॉलआउट्स पढ़े, हमने कांग्रेस के पहले के जो संगठन थे उनके बारे में पढ़ा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, पूना सार्वजनिक सभा हो, या भले वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो। उसके बाद हमने एल्बर्टविल के बारे में देखा था कि किस प्रकार से एल्बर्टविल ने जो साम्राज्यवादी का असली चेहरा था, जो अंग्रेजों का असली चेहरा था, उसको भारतीय के सामने एक्सपोज कर दिया कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों का भला नहीं सोच सकते हैं, और अंग्रेज कभी भी खुद को ही हमेशा अपने आप को ही हमेशा उचनी नस्ल मानते हैं। ये उस एल्बर्टविल ने एक्सपोज कर दिया था। द ट्रू फेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और द ट्रू फेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिशर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बारे में। देखिए, एक बात मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अब हम अपने भारत के आधुनिक इतिहास के, मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे पाथ पे आके खड़े हो चुके हैं जहां से पूरी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स का उदारवादी चरण चला, कांग्रेस का उदारवादी चरण चला, और 1905 से 1920 तक किस प्रकार से उग्रवादी चरण चला, किस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट चरण चला, और किस प्रकार से 1920 के बाद जब गांधी जी आते हैं तो किस प्रकार से कांग्रेस का चरण रहा। तो हम ऐसे पाथ पे आके खड़े हो चुके हैं अपने आधुनिक भारत की इतिहास की श्रृंखला में, जहां से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बड़ी गहराई में और बड़ी डेप्थ में और भर भर के जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री हो, मेंस हो या ऑप्शनल का पेपर हो। तो एक एक चीज को बारीकी से समझना बड़ा जरूरी है। एक एक टॉपिक को, एक एक फैक्ट को, एक एक फिगर को, किस चीज के पीछे का कारण क्या रहा, आखिरकार वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई थी तो उसका मकसद क्या था, मैकॉली का क्या कहना था इंडियन एजुकेशन के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे कारण। तो हर चीज के पीछे का कारण हमको ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन और ऑप्शनल के पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको डीप में किसी भी चीज के बारे में होना बड़ा जरूरी है।
नहीं तो आप स्ट्रगल करोगे। एंड एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुज गर्ग कोचिंग, apart from delivering world class quality comprehensive history lectures, हमारा मकसद अनुज गर्ग कोचिंग में यह भी होता है कि सर्वश्रेष्ठ श्रृंखलाओं की लेक्चर्स, जो हिस्ट्री की श्रृंखला के लेक्चर्स हैं, इनके अलावा भी वी प्रोवाइड यू ए लॉट ऑफ इनपुट्स, ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस एंड ए लॉट ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज विच विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली इन योर प्रिपरेशन। हमारी कोशिश यह भी रहती है कि बहुत सारा डाटा, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी आपको बताई जाए, जिससे आपकी आंसर राइटिंग सुधरे। एंड वी अश्योर यू, अगर हम आपसे बिल्कुल यह वादा करते हैं और दावा करते हैं, अगर आप एक एक चीज को सीरियसली फॉलो करते हो, नोट करते हो और समझते हो, सफलता दूर नहीं है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूं कि आज का हमारा पूरा स्वरूप क्या रहेगा, पूरी थीम क्या रहेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का हमारा पूरा फोकस इसी चीज के आसपास रहेगा कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी भारत में किस प्रकार से काम करते थे, उनकी कार्य प्रणाली कैसी होती थी, उनका नेचर कैसा था, उनका सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या मॉडरेट्स के समय में एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास रहते थे, या क्या मॉडरेट्स के समय में मास मूवमेंट भी होते थे, आंदोलन भी होते थे, क्या मॉडरेट्स आंदोलन की राजनीति में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ कांग्रेस की भी बात करेंगे, सामाजिक ढांचा कैसा था, और इसी से जुड़ा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया है कि सामाजिक ढांचा जो कांग्रेस का था अलग अलग चरणों में, द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ कांग्रेस एट डिफरेंट लेवल्स, उसके बारे में आप लिखो। इससे जुड़ा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यह भी देखने की कोशिश करेंगे। मॉडरेट्स का असेसमेंट भी करेंगे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी यह भी देखेंगे, और मॉडरेट्स को क्यों आलोचना की जाती है यह भी देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम वेस्टर्न एजुकेशन और इन सारी चीजों के बारे में भी देखना इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मॉडरेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने देखा था कि 3 ऐसे प्रश्न थे। शुरुआत में मैं आपको पूरी सीरीज समझा रहा हूं, बाद में फिर हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस भी बनाएंगे। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो की जाती है, इसकी स्थापना का विषय हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। इसके पीछे की अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, अलग अलग कारण दिए जाते हैं। इसके पीछे एक यह भी थ्योरी है, जिसके प्रथम प्रतिपादकों में से एक लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जिन्होंने 1916 में यंग इंडिया में बोला था कि कांग्रेस की स्थापना तो दरअसल एक सुरक्षा वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और इसके पीछे के और भी कारण बताए जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा विषय हमेशा से ही विवादास्पद रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में पूछे गए। तो सबसे पहले हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 1885 में जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो यह एस्टेब्लिशमेंट के पीछे की कहानी क्या है, और सर इसके पीछे का सही कारण क्या है। 1860 से 70 के बीच में 3 ऐसे प्रश्न थे
जो हर एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास के मन में आ रहे थे, शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय के मन में आ रहे थे। वो क्वेश्चन थे, वाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड टू द ब्रिटिशर्स? आखिरकार हम ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज क्यों किए गए हैं? दूसरा प्रश्न था, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया? आखिरकार यह भारत देश है क्या? थर्ड क्वेश्चन, टू whom डज दिस कंट्री बिलोंग्स? आखिरकार यह भारत देश किसके लिए है? यहीं से, इन्हीं तीन प्रश्नों से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म होता है। जब ये प्रश्न लोगों को परेशान करने लगे कि आखिरकार ये भारत देश है किसका, हम यहां पे पिछले इतने हजार सालों से रह रहे हैं, हम इतने समय से भारत में रह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1600 में आके भारत में बसे हैं, तो आखिरकार ये देश है किसका? टू whom डज दिस कंट्री बिलोंग? वाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड एज ए पर्सन टू द ब्रिटिशर्स? आखिरकार हमको ब्रिटिशर्स के द्वारा एक उपनिवेशवाद क्यों बनाया गया है? हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा व्हाइट्समैन बर्डन की थ्योरी क्यों दी गई है, जबकि हम इतने समय से भारत में रह रहे हैं, वो तो अभी 1600 में। तो ये चीजें, ये प्रश्न भारत में शुरुआत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का कारण बनी। तो जब शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय को, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास को यह पता लगा, दिस इज आवर कंट्री, वी हैव बीन रूलिंग एंड वी हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फ्रॉम द पास्ट 4 and 5,000 years, ये तो हमारा देश है, हम इस कंट्री में इतने हजार सालों से रह रहे हैं, तो जब ये हमारी कंट्री है, देन व्हाई शुड नॉट वी हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन? जब ये हमारा देश है तो प्रशासन में हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो? इसीलिए जितने भी उदारवादी नेता थे, जितने भी मॉडरेट्स थे, जितने भी प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, उनके द्वारा यह मांग की जाती थी कि इफ इंडिया इज आवर कंट्री, वी शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होना चाहिए प्रशासन में। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस, अभी इससे जुड़ा एक चार्ट भी आपको बनवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं। कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, ये हमको समझना बड़ा जरूरी है। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे के हम कारण देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये तीनों प्रश्नों की बात आती है तो अर्ली राष्ट्रवादी ये बोलते हैं, दिस इज आवर कंट्री एंड वी शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। एज सिंपल एज दैट। हमारी कंट्री, हमारा देश है, तो हमें प्रशासन का ज्यादा अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना के पहले के 3 संगठन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल आर्मी से इसको कंफ्यूज मत करना आप, आईए ने लिखा है, मैंने तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी थे। और इनकी भी मांग ये थी, इनकी भी कोशिश ये थी, इन तीनों ने क्या रोल प्ले करा, अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो वो ये होगा, इन्होंने ये एक्सपोज करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रहा है, धन की निष्कासन इंडिया से हो रहा है। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थ्रू लंदन में भी भारतीयों के केस को रेफर करने की कोशिश की, जो वहां के लोकल ब्रिटिशर्स थे उनके। समझ में आ रहा है आपको? तो इन्होंने क्या करा, जब प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने क्या करा, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लगातार लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग के साथ साथ, हम अपने पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि उनके द्वारा अर्थव्यवस्था के आधार पे ब्रिटिशर्स की सदैव आलोचना होती रही।
हमेशा लगातार वो कंटिन्यूअस रूप से इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते रहे। हमने देखा भी था ना कार्ल मार्क्स का इंडिया के बारे में क्या कहना था, किस प्रकार से एक ऐसा देश जो जिसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है, उसको 20-30 साल बाद मजबूर किया जाता है कि वो फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है उससे इंपोर्ट इंडिया में होके आए और जबरदस्ती इंडिया को खरीदना भी पड़ रहा है। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इकोनॉमी के आधार पे ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, और जो कि मॉडरेट्स का एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही। 1885 में कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे की अगर हम कहानी देखने की कोशिश करें, ये 3 प्रश्न जब आए तो लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग हुई। लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग क्यों हुई? दिस इज आवर कंट्री। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, इस बात को अगले 5 मिनट में मैं जो बोलने जा रहा हूं बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो मैं आपको बता चुका हूं 1885 से लेके 1905 तक का जो समय था, जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो मॉडरेट्स के हाथ में रही, उदारवादियों के हाथ में रही। ये जो उदारवादी थे ये कौन थे? एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। वेस्टर्न एजुकेशन या ब्रिटिश या इंग्लिश एजुकेशन, देवर इंग्लिश एजुकेटेड, और इनको इंडियन लिबरल्स भी बोला जाता है। $1885 में लेकिन इसको पूरा डेप्थ में समझने से पहले 2 मिनट इस टॉपिक से कट होके हम वेस्टर्न एजुकेशन और मैकॉलीज मिनट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक मैकॉलीज मिनट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश और इंडियन लिबरल्स के बारे में समझ में नहीं आएगा, और एओ ह्यूम के बारे में समझ में नहीं आएगा, और हमको समझ में नहीं आएगा कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ। मैकॉलीज मिनट, चार्ल्स मैकॉली, इनके बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि जब हमने अपने प्रीवियस सेशन कंडक्ट किए थे तब हमने 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहला कदम कब उठाया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें 1 लाख रुपए की पूंजी का प्रावधान रखा गया, प्रोविजन रखा गया साहित्यों के लिए। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है। उस समय चार्ल्स मैकॉली जो रहते हैं वो ये बोलते हैं कि 1813 में जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए के शिक्षा व्यवस्था के लिए जो प्रावधान रखा गया है वो एक वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब चार्ल्स मैकॉली ने ऐसा क्यों कहा या वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में क्यों आई, इसके पीछे का कारण क्या है, या मॉडरेट्स का ऐसा स्वरूप क्यों रहता था, या मॉडरेट्स अंग्रेजों का समर्थन किन्हीं किन्हीं जगह पर क्यों करते थे, या मॉडरेट्स के अनुसार स्वराज्य का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स क्यों नहीं था,
मॉडरेट्स पिटिशंस, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट में क्यों विश्वास रखते थे? आंदोलन की राजनीति में और क्रांतिकारी घटनाओं में, रेवोल्यूशनरीज एक्ट में क्यों विश्वास नहीं रखते थे? या क्यों मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के जो शासन तंत्र की व्यवस्था थी उसके अंदर ही सुधार चाहते थे? वो क्यों नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम ओवरथ्रो कर दें? यह बात आपको समझना जरूरी है कि मॉडरेट्स का कभी भी यह एम नहीं रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से ओवरथ्रो कर दिया जाए, बाहर निकाल के खदेड़ दिया जाए। वो सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, वो सिस्टम में चेंज चाहते थे। वो ब्रिटिश शासन तंत्र के अंदर सुधार चाहते थे, ना कि ब्रिटिश शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? ब्रिटिश शासन व्यवस्था को हटा दो। इसीलिए बाद में गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के बीच में मतभेद भी चलते हैं, और हम आगे देखेंगे भी सही कि क्यों वो डेक्कन सोसाइटी से हटके, गोपाल कृष्ण गोखले जी डेक्कन सोसाइटी से हटके बाद में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो ये हम तब समझ पाएंगे जब वेस्टर्न एजुकेशन का एम हम इंडिया में जो आई, जो उसका प्रसार हुआ, उसके बारे में समझ पाएंगे। देखो एक बात आप समझो इस चीज को, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्या वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा, या क्या जो शिक्षा में सुधार ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे, या क्या भारत में शिक्षा का प्रसार जो अंग्रेजों के द्वारा करा गया था, उसका लक्ष्य मास एजुकेशन से था? मतलब हर किसी को शिक्षित करना था, उसका लक्ष्य यह था? या उसका लक्ष्य मात्र इतना था कि दरअसल उसका लक्ष्य यह था, जो मैं आपको बता भी रहा हूं वेस्टर्न एजुकेशन का, कि कुछ ऐसे एजुकेटेड इंडियन क्लास भारत में विकसित करना जो कि ब्रिटिशर्स और आम जनता के बीच में एक मीडिएटरी का काम करेगी। समझ रहे हो आप? एक इंटरप्रेटर का काम करेगी। वेस्टर्न एजुकेशन का मकसद भारत में मास एजुकेशन को प्रमोट करना नहीं था। मकसद यह था कि एक ऐसी क्लास को डेवलप किया जाए भारत में जो ब्लड में इंडियन हो, कलर में इंडियन हो, टेस्ट में ब्रिटिश हो, थिंकिंग में ब्रिटिश हो। समझ लो आप? They wanted to develop such a class in India, such a educated class in India that could help them justify their rule in India, that could help them reach to the local peoples. समझ रहे हो आप? उसका मकसद यह था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि चार्ल्स मैकॉली के मैकॉलीस मिनट में जो 2 फरवरी 1835 को आया था, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। इट इज अर्ज्ड और रेदर टेकन फॉर ग्रांटेड दैट बाय लिटरेचर द पार्लियामेंट कैन हैव meant only Arabic and Sanskrit literature, that they never would have given the honorable appellation of a learned native. क्या बोला इसने? समझो। मैकॉलेस मिनट जब 1835 में आता है 2 फरवरी को, तो उसमें चार्ल्स मैकॉली बोलते हैं कि एक लर्न्ड नेटिव, एक शिक्षित व्यक्ति, वो कभी भी हो ही नहीं सकता जिसको संस्कृत और अरबी भाषा का ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति तो वो ही होता है जिसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। कितनी खराब और कितनी एक्सट्रीम जाके चार्ल्स मैकॉली ने यह बात कही। चार्ल्स मैकॉली यह बोल रहे हैं कि नॉलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए लैंग्वेज, नॉलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृत और अरेबिक भाषा आती है, वो तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति लर्न्ड नेटिव नहीं हो सकता, जबकि वो दोनों भाषाओं में ज्ञान नहीं रखते थे।
उनको संस्कृत और अरेबिक भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी रीडिंग तो करनी चाहिए थी, और कितना शानदार और कितना वास्ट भारत का लिटरेचर है इसको देखना चाहिए था। और मैं आपको यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी भी भारत में कुछ मैकोली पुत्र हैं जो ये समझते हैं कि लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड, नॉलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू लैंग्वेज। इंग्लिश दरअसल एक भाषा है, ये कोई नॉलेज की अभिव्यक्ति नहीं है अभी भी। लेकिन भारत में कुछ मैकोली पुत्र एक्टिवेटेड हैं जो ये मानते हैं कि इंग्लिश ही, तो ऐसे मैकोली पुत्रों को हमारी तरफ से खास चेतावनी। तो चार्ल्स मैकोली बोलते हैं कि एक लर्न नेटिव वही व्यक्ति हो सकता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा हो, और पार्लियामेंट के द्वारा जो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है अरेबिक और संस्कृत भाषा की, इसकी तो कोई मतलब नहीं है, राशि वेस्ट जा रही है आपकी, ये चार्ल्स मैकोली बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा वो देखिए आप, The dialects commonly spoken among the natives of this part of India contained neither literacy nor scientific information. एक बात मैं यहां पे इसका मतलब समझाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स नेचर में बड़े एक्सट्रीम रहे होंगे। कैसे? ब्रिटिशर सोच में जरूर साम्यवादी रहे होंगे। कैसे? हमने देखा कि किस प्रकार से लिटरेचर जब स्टार्ट होती है, फैलना, प्रसारित होना, साहित्य जब स्टार्ट होते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा देते हैं, मतलब प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। साम्यवादी घटना, मतलब कितना एक्सट्रीम जाके हमने देखा कि किस प्रकार से रूल ऑफ पैरामाउंटेंसी अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, किस प्रकार से व्हाइट्स मैन बर्डन की बात वो कहते हैं कि इंडिया इज ए बारबेरियन नेशन, वी शुड ट्रेन दिस कंट्री, वी शुड, मतलब इंडिया एक ग्रामीण देश है और हमें इस देश को सभ्य बनाना है। तो नेचर में ब्रिटिशर्स कितने एक्सट्रीम रहे। और दूसरी चीज एक और कि नॉलेज में भी कितना कम रहे। एक ऐसे व्यक्ति जिसको अरेबिक और संस्कृत भाषा की नॉलेज नहीं है वो ये बोल रहा है लर्न नेटिव कांट बी ए पर्सन। बहुत बढ़िया। एक और एक्सट्रीम पॉइंट बोला है इन्होंने, चार्ल्स मैकोले ने, ये बोलते हैं कि इंडियन साहित्य में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इन भाषाओं में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो साइंटिफिक बात करती हो। तो शायद उन्हें, आज वो जीवित होते तो उन्हें हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था कि किस प्रकार अधिकतर जो क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च खत्म होते तक हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। साइंटिफिक तो हमेशा रहा ही है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है, आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम who could deny that a single shelf of a European library was worth the whole native literature of India and Arabia. चार्ल्स मैकोले बोलता है कि यूरोप के बुक शेल्फ में रखी एक पुस्तक के बराबर भी भारत की अरेबिक और संस्कृत भाषा का साहित्य नहीं है। मतलब भारत का पूरा अरेबिक और संस्कृत भाषा का साहित्य, जबकि उसे इन दोनों लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, तब भी वो ऐसा कह रहा है चार्ल्स मैकोले कि यूरोप की बुक शेल्फ में रखी एक पुस्तक के बराबर भी भारत का साहित्य नहीं है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा, द मेन एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया वाज टू डेवलप ए एलाइड क्लास ऑफ पीपल जो भारत में ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करें, हु शुड बी
इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट ब्रिटिश इन थिंकिंग। और वो ऐसी क्लास को डेवलप करना चाहते थे लिबरल्स की, जो कि इन दोनों के बीच के मीडिएटरीज का काम करें। तो जितने भी प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, मैं आपको ऐसा किस आधार पे बोल रहा हूं, हम पढ़ते हैं स्क्रीन पे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, उनका क्या कहना था। भारतीय जनता चाहती है यूरोप में प्रचलित शासन सिद्धांतों के अनुसार ही भारत में सरकार बने। इस इच्छा से ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी अटूट निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। वह तो सिर्फ यह चाहती है कि उसे भी शासन में उचित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व और भाग मिले और शासन तंत्र और अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व करे। मैंने आपको बताया था ना कि लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए मॉडरेट्स में, ये मांग तो की गई, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार तंत्र को फेंकना नहीं चाहते थे, उखाड़ना नहीं चाहते थे, वो सिस्टम में सुधार चाहते थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में एम ये रहता था। अब आओ आप कांग्रेस की स्थापना में। अब आपको मैं समझाता हूं कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और किस प्रकार से इसके पीछे के जो मिथ्स हैं उनको हम देखते हैं। 1835 मैकोलिस मिनट से लेके 1885 के बीच में जितने भी एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास आए, अंग्रेजों का यह मानना था कि ये तो ब्रिटिश इन टेस्ट है, ये तो इंग्लिश इन थिंकिंग है, और इनको तो हमारे द्वारा ही डेवलप किया गया इसी क्लास को। तो ये केवल कांग्रेस जो है वो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास तक ही लिमिट करके रह जाएगी। कांग्रेस में प्रारंभ में जो नेता थे वो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास थे। तो एओ ह्यूम और जो अंग्रेज थे उनका कांग्रेस की स्थापना के पीछे का तर्क यह था कि ये केवल इन्हीं तक लिमिट होके रह जाएगी। आप ही सोचो ना, देयर इज वन कंट्री, एक ऐसा देश विच इज स्पॉन्सरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जिसके द्वारा पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन का सक्सेसफुल हो पाया, सफल हो पाया, क्योंकि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, भारत से कच्चे माल जा रहे थे। एक ऐसा देश जो कि पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन में स्पॉन्सर कर रहा है। अगर ब्रिटिशर को यह पता होता कि कांग्रेस बाद में जाके एक मास मूवमेंट और एक मास रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये केवल इधर तक लिमिट होके नहीं रहेगी, तो वो कांग्रेस की स्थापना क्यों करते? समझ रहे हो ना? ब्रिटिशर्स की सोच ये रही थी, एओ ह्यूम की सोच ये रही थी कि इनके द्वारा जब ये प्रश्न आ रहे हैं और इनके द्वारा लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है और इनके द्वारा इन सारे संस्थानों की स्थापना की गई है, तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे उनका ये रहा होगा मानसिकता कि एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास तक ही सीमित होकर रह जाएगी और ये तो ब्रिटिश इन टेस्ट है, ये तो ब्रिटिश इन थिंकिंग है, ये लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये कभी भी सरकार तंत्र को फेंकने नहीं चाहेंगे। अगर उनको पता होता कि 1905 के बाद या महात्मा गांधी के आते आते किस प्रकार से मास मूवमेंट में कांग्रेस का परिवर्तन हो जाएगा और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इतना बड़ा योगदान कांग्रेस प्ले करेगी, तो फिर उसके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना क्यों की जाती? समझ रहे हो ना आप? तो ये सोशल कॉम्पोजिशन भी है कांग्रेस का। द अर्ली कांग्रेस वर लिमिटेड टू एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, शिक्षित वर्ग तक ही वो सीमित रह गए थे। मास जनता कब आती है कांग्रेस में? 1905 के बाद। समझ रहे हो आप? जब एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। और फिर 1920s के आसपास तो जब महात्मा गांधी आते हैं तब तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, विनर टेक्स इट ऑल। मतलब कांग्रेस तब बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया था और वो केवल एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास तक सीमित होकर नहीं रहा था। यही एक लिमिटेशन उदारवादियों का, मॉडरेट्स का रहा क्या कि वो अपने सोशल स्कोप को या अपना जो पूरा सामाजिक ढांचा था वो बहुत लिमिटेड था, उसका हराइजन बहुत लिमिटेड था, वो इतना व्यापक नहीं हो पाया था क्योंकि वो लिमिटेड था।
और मैं आपको बता चुका हूं और एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, किसी भी आंदोलन की सफलता का निश्चय, कोई भी आंदोलन अगर हो रहा है वो सफल होगा या असफल होगा, ये किस बात पे आधारित होता है? ये इस बात पे आधारित होता है जब निचले स्तर की भागीदारी उच्च स्तर के नेतृत्व से मिलती है। समझ रहे हो आप? यहां पे उच्च स्तर का नेतृत्व तो था, निचले स्तर की भागीदारी नहीं थी। समझ रहे हो ना? तो एक्सट्रीमिस्ट ने यही किया, आओ आओ आओ। ये आंदोलन की राजनीति पे विश्वास नहीं करते थे, एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन की राजनीति पे विश्वास करते थे। और आंदोलन की राजनीति के लिए आपका सोशल स्ट्रक्चर बड़ा होना बहुत जरूरी है, स्कोप बड़ा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? और गांधी जी के समय विनर टेक्स इट ऑल, विनर किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता, ऐसी स्थिति हो गई थी। सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल बेस था कांग्रेस का, उसमें कृषक समुदाय, उसमें जो पीड़ित शोषित वंचित लोग थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग आते गए और कांग्रेस की जो वॉइस थी वो और लाउड होती चली गई। आया समझ में? तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो दो थ्योरीज हैं, उसमें से एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी है, लाला लाजपत राय ने दी थी। उनका यह कहना था कि कांग्रेस की स्थापना तो दरअसल इस बात पे आधारित है कि 1857 की क्रांति की तरह कोई एक और ऐसा आंदोलन ना हो जाए, उस गुस्से को, उस गुस्से को एक वाष्प की तरह निकालने के लिए उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी। और लाला लाजपत राय के द्वारा एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का यूज करके हमेशा मॉडरेट्स पे आक्रमण किया जाता था। समझ रहे हैं आप? लेकिन इसकी सच्चाई यह है, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, वाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड एज अ पर्सन, इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश, लगातार आलोचना, दिस इज आवर कंट्री, कांग्रेस की स्थापना। बट ब्रिटिशर ने यह नहीं सोचा था इट विल टर्न इनटू ए मास रेवोल्यूशन, इट विल टर्न इनटू समथिंग एल्स, which will challenge the very existence of British, which will challenge the very existence of British, जो ब्रिटिश के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। समझ रहे हैं आप ये चीजें? और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चार्ल्स मैकॉली जो थे, उनका किस प्रकार से मैकॉलीज मिनट आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी बात की नॉलेज नहीं है, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, नॉलेज नहीं होती है, और आगे आप खुद ही समझ गए होंगे। इनका यह कहना था एक लर्न नेटिव कांट बी ए पर्सन, जो संस्कृत और अरेबिक भाषा में विश्वास रखता है वो तो एक ऐसे ही व्यक्ति हो सकता है जिसको इंग्लिश का ज्ञान है। हमने पढ़ा कि वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में क्या एम था। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीजों को तो हम समझ चुके हैं। अब आप एक चार्ट बनाओ, उसके थ्रू हम चीजों को समझेंगे। लिखवाता हूं मैं आपको ताकि आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे हम, उसको आप बनाना शुरू करिए। लिखिए 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। फर्स्ट, वाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड, आखिरकार हमें ब्रिटेन के द्वारा उपनिवेशवाद क्यों बनाया गया है। वाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड, हमें ब्रिटिश के द्वारा उपनिवेशवाद क्यों बनाया गया है। सेकंड, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया, आखिरकार ये भारत देश क्या है। What is this country of India? आखिरकार ये भारत देश क्या है? To whom does this country belong? आखिरकार ये भारत देश किसके लिए है? ये प्रश्न आए तो फिर क्या हुआ? लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रशासन में भागीदारी की डिमांड हुई। इसके पीछे का तर्क लिखो, वी आर लिविंग इन दिस कंट्री सिंस इट्स इंसेप्शन, हम भारत में
हजारों सालों से रह रहे हैं। फिर ये डिमांड आती है लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस 1885 स्थापना होती है कांग्रेस की 1885 में। यहां पे लिखो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय। शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय। लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस की स्थापना क्यों? दिस इज आवर कंट्री। तो पूरी चीजें आप अगर बहुत समय बाद भी पढ़ो तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने आपको यह बनवा दिया है। और इसके पीछे की पूरी थ्योरी मैं आपको समझा देता हूं, एक और बार मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस से यह नहीं सोचा था, आप चाहें तो 2 लाइन लिख लीजिए, लिखिए, इनफैक्ट लिखिए। When Congress was established in 1885, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, When Congress was established in 1885, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ब्रिटिशर्स थॉट दैट, ब्रिटिशर्स का यह मानना था, ब्रिटिशर्स का यह मानना था it will remain limited to educated Indian middle class। कांग्रेस केवल शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीय तक सीमित होकर रहेगी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, तब अंग्रेजों का ऐसा मानना था, ऐसा सोचना था कि कांग्रेस केवल शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीय तक सीमित होकर रह जाएगी। Who are, जो कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट एंड थिंकिंग, जो कि दिखने में भारतीय होंगे और सोच में अंग्रेज। क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो दिखने में भारतीय हैं और सोच में अंग्रेज। बट इट टर्न इनटू समथिंग एल्स, लेकिन बाद में इसका स्वरूप, बाद में कांग्रेस का स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। बट इट टर्न इनटू समथिंग एल्स, बाद में कांग्रेस का स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। कंटिन्यू करो, 2 लाइन और लिखेंगे। ब्रिटिशर्स नेवर थॉट दैट, अंग्रेजों ने कभी यह नहीं सोचा था। ब्रिटिशर्स नेवर थॉट दैट, अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था कांग्रेस विल बिकम ए मास मूवमेंट, कि कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन बन जाएगी। कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन बन जाएगी। कॉमा लगा के लिखो। ए कंट्री विच स्पॉन्सर्ड ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक ऐसा देश जिसके कारण ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सफल हो पाई। ए कंट्री विच स्पॉन्सर्ड ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक ऐसा देश जिसके कारण ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सफल हो पाया। कॉमा लगाओ, लिखो। Why would then Britishers establish a political institution? Why would then Britisher establish a political institution which is going to challenge their own very existence? तो फिर क्यों ब्रिटिश एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे जो उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? Why would then Britishers establish a political institution which will challenge their own very
एग्जिस्टेंस। तो क्यों एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे जो कि उनके खुद के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि उनको अगर पता होता कि कांग्रेस एक मास रेवोल्यूशन बन जाएगी तो कांग्रेस की स्थापना ही क्यों करते। और इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूं। 1905 में जब कर्जन को वायसराय नियुक्त किया जाता है, तब कर्जन ये बोलते हैं कि अब भारत जाके मेरा सबसे पहला मकसद होगा कांग्रेस को हटाना। क्यों? क्योंकि तब लीडरशिप शिफ्ट हो रही थी। इसके पीछे के लीडरशिप शिफ्ट होने के पीछे के क्या कारण रहे वो भी हम पढ़ेंगे। तो कांग्रेस एक मास रेवोल्यूशन बढ़ गई थी और कर्जन यही बोलते हैं। इनफैक्ट इसमें जुड़ा यूपीएससी मेंस से जो कर्जन ने बोला था कि हमारा मकसद यही रहेगा, तो उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता चुका हूं। इनफैक्ट हम उस क्वेश्चन को भी लिख चुके हैं कि कर्जन ने जाते से ऐसा क्यों बोला कि कांग्रेस का हटाना ही मेरा मकसद क्यों रहेगा। क्यों? इट टर्न इनटू समथिंग एल्स। ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। तो रियलिटी हमने देखी कांग्रेस की स्थापना से पहले कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे की रियलिटी क्या थी और मिथ क्या है। रियलिटी हमने देखी, ये रियलिटी है। मिथ क्या है? जो कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ये मिथ की तरह आ की जाती है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उनके बारे में आप लिखो। लिखिए द अर्ली कांग्रेस, हेडिंग लिखिए द अर्ली कांग्रेस, प्रारंभिक कांग्रेस। द अर्ली कांग्रेस सोशल स्ट्रक्चर कंप्राइज्ड ऑफ एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों का वर्चस्व रहा। द लोअर स्टेटा वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट। इस काल में निचले स्तर की भागीदारी की कमी रही। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक आंदोलन की सफलता का निश्चय तब होता है जब निचले स्तर की भागीदारी उच्च स्तर के नेतृत्व से मिले। समझ रहे हो आप? ये याद रखना। अगला पॉइंट लिखो, द अर्ली कांग्रेस लीडर्स बिलीव्ड दैट। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं का ऐसा मानना था, द अर्ली कांग्रेस लीडर्स बिलीव्ड दैट, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं का ऐसा मानना था दैट ब्रिटिशर्स आर जस्ट इन नेचर, कि ब्रिटिशर्स न्यायप्रिय हैं। ब्रिटिशर्स आर जस्ट इन नेचर्स, ब्रिटिशर्स न्यायप्रिय हैं। They also believed that their demands were so reasonable, उनका ऐसा भी मानना था कि उनकी मांगे इतनी वाजिब हैं, their demands were so reasonable, उनकी डिमांड्स इतनी वाजिब हैं, that Britishers would accept that, कि अंग्रेजी सरकार उन्हें मान लेगी। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मॉडरेट्स का एम ये पहले कभी भी नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। दे वांटेड चेंजेस इन सिस्टम, दे डू नॉट वांटेड दे डिडंट वांट टू चेंज द सिस्टम। वो व्यवस्था में सुधार चाहते थे, व्यवस्था को हटाना नहीं चाहते थे। समझ रहे हो आप? उनको ब्रिटिशर्स की उसमें विश्वास था, न्यायप्रिय, और उसमें विश्वास था। मैं आपको यहां पे 2-3 चीजें भी जो बोली गई मॉडरेट्स के लीडर्स के द्वारा, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक कांग्रेस लीडर्स का क्या बोलना था, ताकि हम
इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोलते हैं, अंग्रेजी सरकार के माध्यम से ही उन राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है जिनकी अभिलाषा अंग्रेजी शिक्षा व अंग्रेजी शासन ने भारतीयों में जागृत की है। मतलब अंग्रेजी सरकार के माध्यम से ही राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। मतलब उनको ब्रिटिश शासन तंत्र प्रणाली में विश्वास था। गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं, भारत का यह शानदार भविष्य ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता में ही प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हो आप? तो यहां पे मतलब हम अगर मॉडरेट्स को देखें तो हमको यह जानने को मिलता है वो ब्रिटिश सरकार को हटाना नहीं चाहते थे। वो मानते थे कि हमारी डिमांड्स इतनी जस्ट और रीजनेबल है कि ब्रिटिशर्स उनकी मान लेंगे। बाद में जब 1892 में जब काउंसिल एक्ट आया, मॉडरेट्स के द्वारा लगातार जो लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की जा रही थी, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की जब मांग की गई और 1892 का जब काउंसिल एक्ट आया, काउंसिल एक्ट 1892 में उससे पहले जो मॉडरेट्स की मांग थी वो ये थी, वी शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडरेट्स की मांग ये थी, इफ दिस इज आवर कंट्री वी शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमें ही अपने देश में बजट के संशोधन और बजट का स्वरूप क्या रहेगा, इस बात का निर्णय लेने का हक होना चाहिए। हमें बजट पे भी संशोधन चाहिए और हमें बजट के सारे प्रावधानों को चुनने का अधिकार भी हो, प्रोविजंस को चुनने का राइट भी हो, यह बोला जा रहा था। 1892 में जब चार्टर एक्ट आया, उसने ये तो बोला कि शेयर हम बढ़ा रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उसने भारतीयों को बजट पर संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? एक्सट्रीमिस्ट ने यह बोला, आपने लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की, बजट संशोधन की मांग की, ये देखो 1892 में क्या हुआ, 1892 में क्या हुआ। आप इस बात को देख नहीं पा रहे हो क्या कि किस प्रकार से 1800 से 1900 के बीच में किस प्रकार से 25 मिलियन लोग अकाल से उनकी मृत्यु हुई है। आप इस बात को देख नहीं पा रहे हो क्या कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है। किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बल पे आपके ही एक नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की पोस्ट से हटाया गया था। आप इस बात को देख नहीं पा रहे हो क्या? आप मानते हो यदि इस बात को यह हमारा देश है तो फिर ये किस बात की राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, ये किस बात की पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है? बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, अगर आप ब्रिटिश के सही चरित्र को समझ पा रहे हो, आपके द्वारा जो लगातार मांगे की जा रही है, एक एक करके किस प्रकार से ब्रिटिश अपने पास से फेंक के आपकी सारी की सारी जितनी भी आपके द्वारा मांग की जा रही है उनको साइड में नकारते हुए किस प्रकार से आपको भ्रम में रख रहा है। जब आपने 1892 में काउंसिल एक्ट की मांग की, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, बजट पे संशोधन नहीं माना, किस प्रकार से भारतीय लोग अकाल में मर रहे हैं और किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जा रहा है। तो आप प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट की दम पे, प्रार्थना, याचिका और विद्रोह के दम पे किस प्रकार इनसे लड़ोगे? आपके द्वारा ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति क्यों की जा रही है? दिस इज माई कंट्री, अगर ये मेरा देश है तो मुझे इस पे रूल करना चाहिए। और यही उनके शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। स्वराज्य, स्वराज्य से मतलब क्या है? स्वयं का शासन। समझ रहे आप? तो ये उनके बीच में डिफरेंसेस थे। और बाद में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, जब बंगाल को 1905 में कम्युनल आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे, कास्ट के आधार पे जब उसका विभाजन किया जाता है,
जो पश्चिम बंगाल और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र था उसमें हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन थी और यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन, जिसने बोला था कि अब मेरा सबसे पहला एम रहेगा कि कांग्रेस का हटाना, वो बिल्कुल सफल रहे कांग्रेस का विखंडन कराने में। बाद में वेस्ट बंगाल में जिसमें हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, इनका जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तब सभी राष्ट्रवादी नेता, सभी लीडर्स एक मत में थे, हमें इसका विरोध करना है। इसीलिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आए। इतने समय से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इतने समय से उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी, वो एक चीज से कंफर्म हो गई कि कांग्रेस का स्प्लिट होना तय है। क्यों? जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आते हैं तब मॉडरेट्स लीडर चाहते थे कि वो केवल बंगाल के क्षेत्र में ही रहे। एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा बोलना था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ है कम्युनल आधार पे हुआ है, जबकि ब्रिटिशर्स के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा था कि बंगाल बहुत विस्तृत क्षेत्र है और हमें प्रशासन करने में दिक्कत होती है। यह तर्क दिया गया बंगाल के विभाजन के पहले। हालांकि 1911 में इसमें कैंसिल कर दिया गया था बंगाल का विभाजन और कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी कैपिटल। लेकिन एक बार यदि आपने लाइन खींच दी तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक बार यदि जहर डाल दिया गया तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, भले कितना भी शहद खिला लो। तो अंग्रेजों को यह पता था कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रदर्शन हुआ है, अगर अपने राज को हमें कंटिन्यू करना है तो इस एकता का विखंडन तो करना पड़ेगा। इसलिए इसकी वो की गई। स्वदेशी आंदोलन में और बहिष्कार आंदोलन में दोनों के बीच में मतभेद थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि पैन इंडिया आंदोलन हो इसका, मॉडरेट्स चाहते थे कि ये लिमिट रहे कहां तक? बंगाल तक। इसलिए फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। ये उसके पीछे का तत्कालिक कारण रहा। उनके बीच में वैचारिक लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, मैं आपको बता चुका हूं। 1892 का काउंसिल एक्ट हो और बहुत सारी चीजें, समझ में आ रहा है ना आपको? इसके पीछे का यह कारण रहा। ओके, तो किस प्रकार से उनकी अलग अलग विचारधारा थी मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की, यह भी हमने देखने की कोशिश की। ये प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट में विश्वास रखते थे और वो ब्रिटेन की पूरे साम्राज्य को ही हटाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट। समझे ना आप? चलिए कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं। लिखिए, मॉडरेट्स के बारे में हम लिख रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग दिस पीरियड कांग्रेस आस्क्ड फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। इस काल में, मतलब उदारवादियों के काल में, कांग्रेस की मांग धीमे सुधारों की थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड कांग्रेस आस्क्ड फॉर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स एंड फॉर इंक्रीज से ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और प्रशासन में भारतीयों का ज्यादा योगदान हो, इसकी मांग थी। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की मांग क्या थी वो हमने देखा। वो बोलते थे, देखिए इस पॉइंट को समझो, इंडियनाइजेशन ऑफ जॉब्स या एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा कि मॉडरेट्स भले ही समाज में निचले स्तर की भागीदारी को लाने में फेल हुए हो, मॉडरेट्स का सोशल बेस उतना बड़ा ना रहा हो, लेकिन मॉडरेट्स एक बात में बड़े सक्सेसफुल हुए,
ब्रिटिश राज को एक्सपोज करने में, जब उन्होंने तर्क देना शुरू किए कि किस प्रकार से आर्थिक दोहन भारत का हो रहा है। अर्थव्यवस्था के आधार पे हमेशा से मॉडरेट्स ने ब्रिटिश की आलोचना की। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 1793 में जो चार्टर एक्ट आया उसने यह प्रावधान बना दिया कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी कहां से ली जाएगी? भारतीय खजाने में से। तो इंडियनाइजेशन ऑफ जॉब्स के पीछे अगर प्रशासन में हमारा ज्यादा योगदान होगा तो ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, यह तर्क था। समझ रहे हैं आप? अगला पॉइंट लिखो। दे डिडंट वांट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वे ब्रिटिश शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। They wanted changes in the existing system. वह तो व्यवस्था में सुधार चाहते थे। वे तो व्यवस्था में सुधार चाहते थे। अब चूंकि हमें अच्छी नॉलेज हो चुकी है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस की स्थापना के पीछे का कारण क्या थे, अब हम इस लेक्चर को आगे जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं और इस टाइमलाइन के थ्रू हम इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट व्यक्ति और प्रारंभिक नेताओं को देखेंगे और इसी के दौरान मैं आपको डिक्टेशंस भी दूंगा और इसी के दौरान मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा और समझाऊंगा भी सही। तो अब आप टाइमलाइन बनाइए और चीजों को देखना हम इसी में शुरू करते हैं। टाइमलाइन की हेडिंग आप दे सकते हैं, टाइमलाइन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें हम मेनली आज मॉडरेट्स को देखेंगे। बाद में जब हम अपने लेक्चर्स को लेंगे तो हम पूरी एक टाइमलाइन बनाएंगे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अभी हम केवल मॉडरेट्स लीडर्स को ही देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलाइन का हेडिंग दे सकते हो आप, टाइमलाइन ऑफ मॉडरेट्स। बनाना शुरू करिए। आपको पूरी नॉलेज हो चुकी है इस पॉइंट तक आते आते, तो डिक्टेशंस जहां जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, मैं दूंगा। 28 दिसंबर 1885 WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई और टोटल 72 मेंबर्स थे कांग्रेस के, और ये मीटिंग हुई थी कहां पे? बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के पीछे के कारण मैं आपको बता चुका हूं, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन एज डिमांडेड बाय द मॉडरेट्स। ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ये मास रेवोल्यूशन बन जाएगा, नहीं तो ऐसी कंट्री जो पूरा स्पॉन्सर कर रही है उसको वो क्यों? अगला पॉइंट लिखो। 1886 में दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और यह सेशन कहां पे होता है? कलकत्ता में होता है। यह सेशन कहां पे होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है। और कांग्रेस के टोटल डेलीगेट्स मेंबर्स कितने थे इस समय? 434। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, दादा भाई नेहरू के ऊपर पिछले क्लास में हमने पूरी डिक्टेशन भी ली थी। दादा भाई नेहरू जी कुल मिला के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1892 और 1906 में। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष के जो चुने गए थे उनके पीछे विवाद रहा और बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1906 में भी दादा भाई नेहरू जी को चुना गया। इस पूरी टाइमलाइन में हम जितने भी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में मैं आपको 3-3, 4-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता भी रहूंगा, आप उनको नोट भी करते रहना। अगर पर्सन स्पेसिफिक, लीडर स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाए तो आप उनके बारे में लिख पाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारा पूरा एम एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर को लेने के ऊपर है, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना आए। बाद में आपको 40 क्वेश्चंस की एक शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। इस शीट में प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। कोशिश करना है कि 40 में से 40 सही कर पाओ। अगला लिखो,
1887 में इसके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। यहां पे भी मैं आपको डिक्टेशन देना चाहूंगा, पहले लिख लो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मद्रास। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना अति आवश्यक है दोस्तों इस पॉइंट पे, बड़ी शानदार बात। अगर आप कांग्रेस के प्रारंभ के स्थलों को देखोगे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो दरअसल ये वही 3 स्थल हैं जो कि कांग्रेस की 3 प्रेसिडेंसी हैं। समझ रहे हो ना आप? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बदरुद्दीन तैयब जी का कांग्रेस के बारे में कहना था, दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी। मतलब कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं है। इसके ठीक विपरीत एक और इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेता जो थे, उनका मानना था कि कांग्रेस पूरी तरीके से कम्युनल है और कांग्रेस दरअसल एक वेस्ट है, कांग्रेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कंटिन्यू कांग्रेस की आलोचना भी की, जिनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। और इनका बदरुद्दीन तैयब जी का यह कहना था कि कांग्रेस कम्युनल नहीं है। आज की बात नहीं कर रहा हूं। 1888 जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने। इस समय डेलीगेट्स 1300 हो चुके थे। ये फर्स्ट ब्रिटिश इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस की। इलाहाबाद में सेशन होता है कांग्रेस का, हर साल सेशन किए जाते हैं कांग्रेस के, इस साल इलाहाबाद में होता है। तो आप देख रहे हो कि कितने प्रीलिम्स से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। अगला लिखो 1890 फिरोज शाह मेहता। ये सारे मॉडरेट्स लीडर्स हैं। फिरोज शाह मेहता। अगला सेशन का हुआ कलकत्ता में। अगला सेशन का हुआ कलकत्ता में। फिरोज शाह मेहता वो व्यक्ति हैं जिन्हें लॉयन ऑफ बॉम्बे और अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे की उपाधि मिली। बिना ताज के राजा और बॉम्बे के शेर की उपाधि मिली। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इनका मेन एक्टिव एरिया महाराष्ट्र रहा होगा। आप लिखो इनके बारे में 3-4 पॉइंट अगले पेज पे। फिरोज शाह मेहता INC प्रेसिडेंट 1890 कलकत्ता, लॉयन ऑफ बॉम्बे एंड अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे की उपाधि इनको मिली। और इनसे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लिखो। वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा और भारत की संस्कृति को प्रमोट किया। सेकंड पॉइंट लिखो बॉम्बे क्रॉनिकल, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, इन्होंने अंग्रेजी अखबार शुरू किया जिसका नाम क्या था? बॉम्बे क्रॉनिकल। हम पढ़ चुके हैं कि अधिकतर जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट ही करे। क्लियर है? अगला लिखिए 1892 दादा भाई नारोजी इसके ये अध्यक्ष नहीं बने 1892 में। दादा भाई नौरोजी ये दरअसल 1893 में अध्यक्ष बने। लेकिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आपको इस बीच में बनवाया जा रहा है। लिखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके हाउस ऑफ कॉमन। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले ये
ऐसे पहले भारतीय होते हैं? दादा भाई नेहरू जी। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। 1893 में अध्यक्ष भी बन रहे हैं, 1886 में दूसरे बन चुके हैं। 1893 दादा भाई नेहरू जी दोबारा अध्यक्ष बनते हैं लाहौर में। टाइमलाइन को आगे बढ़ाइए और लिखिए अगला। 1895 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बता देता हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना के थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट की आलोचना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस परीक्षा को क्रैक करके असिस्टेंट मजिस्ट्रेट का पद लेते हैं, और जब वो पद लेते हैं तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे उनको हटा दिया जाता है, नस्लीय भेदभाव के आधार पे। बाद में वो इस बात को मुद्दा बना के जाते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उनकी इस बात की सुनवाई नहीं होते, वो वहां पे रहते हैं, एडमंड बर्क को पढ़ते हैं, और इसलिए उन्हें एडमंड बर्क बोला जाता है, और भारत की राजनीति में बाद में वो सक्रिय योगदान देते हैं। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आरसी दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। आरसी दत्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। आईएनसी अध्यक्ष रहे 1899 में। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप। अगले पेज पे एक टाइमलाइन बना लो छोटी सी, इनके बारे में पॉइंट ही लिखिए। He was a major economic historian of the 19th century. 19वीं शताब्दी के मुख्य आर्थिक इतिहासकार रहे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन। अगला पॉइंट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल ब्रैकेट 1902। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रैकेट 1902। इन्होंने भी आईसीएस क्लियर करा था 1869 में, और इनका मेन योगदान रहा ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करने में। पिछले लेक्चर्स में आपको मैं अच्छी खासी डिक्टेशन देके बता चुका हूं। 1902 पे आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दूसरा टर्म आता है अहमदाबाद में। ये सभी मॉडरेट्स लीडर्स हैं। इन सबके द्वारा चेंजेस इन द वे रिफॉर्म्स की मांग की गई। इन सभी के द्वारा लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की गई। ये सभी चाहते थे ब्रिटिश सरकार तंत्र में सुधार हो, ना कि ब्रिटिश शासन तंत्र। अगला पॉइंट लिखो। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में सेशन हुआ और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बॉयकॉट मूवमेंट, एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, उग्रवाद भारतीय राजनीति में, इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। यह तत्कालीन कारण रहा कांग्रेस की स्प्लिट जो सूरत में 1907 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले वो व्यक्ति हैं जिसका और बाल गंगाधर तिलक का लगातार मतलब सेम पैरेलल समान रूप से उनका दोनों का करियर रहा। प्रारंभ में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों डेक्कन सोसाइटी के मेंबर थे। दोनों ही डेक्कन सोसाइटी के मेंबर्स थे, जिसका मेन एम एजुकेशन का प्रमोशन था।
बाद में जाके, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा से थे, तिलक उग्रवादी विचारधारा से थे, तिलक ये बोलते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसकी भिक्षावृत्ति क्यों करूं, मैं इसको अंग्रेज साम्राज्य से क्यों मांगू जब ये मेरा देश है। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसा नहीं सोचते थे, वो उदारवादी थे। एक और बात मैं जो बताना चाहूंगा आपको, अधिकतर जो प्रारंभिक नेता थे वो सभी लॉयर्स भी थे, उनमें से अधिकतर लोग, मेजॉरिटी लॉयर्स भी थे। और हम अपने पिछले सेशन में पढ़े हैं कि 1896 में बाल गंगाधर तिलक जब भगवत गीता को कोट करके लिखते हैं कि किसी भी अपराधी को मारना कोई अपराध की बात नहीं है, और उनकी इस बात को सुन के चापेकर बंदूक किस प्रकार से अंग्रेजी ऑफिसर्स की हत्या कर देते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के चार्ज पे, बाल गंगाधर तिलक को देश में अराजकता फैलाने के आरोप में ट्रायल पे भेज दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और बाद में भी उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस में नेता होते थे जब उन पे मुकदमा चलाया जाता था वो लॉयर्स होते थे, तो वो अंग्रेजों से बोलते थे इसमें ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके आधार पे आपने मुझ पे मुकदमा चलाया है, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो देश में अराजकता फैला रहा है। मतलब क्या, इसका समझो, 1850 से पहले ऐसी स्थिति थी, आपको इस आधार पे मृत्युदंड दे दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे मृत्युदंड दे दिया जा रहा है, ठीक है। 1900s में ऐसी स्थिति थी, किस आधार पे दे दिया जा रहा है, क्योंकि लॉयर्स थे, तो बार बार इन पे ट्रायल होती थी, इन पे मुकदमे चलते थे, और बाल गंगाधर तिलक पे 2-3 बार मुकदमे चले, इसलिए वो भारत की राजनीति में उनका बहुत एक्टिव रोल रहा, लेकिन उनको ट्रायल चला के, मुकदमा चला के जेल भेज दिया जाता था, है ना। और फिर बाद में हम पढ़ेंगे भी सही अपने आगे वाले सेशंस में कि 1915 में बाद में जब वो आते हैं ट्रायल के बाद, तो किस प्रकार से उनके द्वारा होम रूल आंदोलन का शुरुआत की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक चीज भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। अगर एक बात को सोचा जाए कि अंग्रेज सरकार, एक बड़े बेसिक क्वेश्चन को सोचा जाए कि अंग्रेजी सरकार इतने सारे नेताओं को जेल भेजती थी, उन पे मुकदमा चलाती थी, तो क्या वो मृत्युदंड नहीं दे सकते थे क्या भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को? सही बात है ना। विंस्टन चर्चिल 1940s में बोलते हैं, जब बंगाल में अकाल पड़ता है तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, बंगाल में अकाल पड़ता है, जब उनको रिपोर्टिंग की जाती है विंस्टन चर्चिल को कि 30 लाख लोग मर गए सर, तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं अच्छा गांधी जी जीवित हैं अभी भी, वाई डोंट गांधी डाई, ये विंस्टन चर्चिल के शब्द रहते हैं। तो अगर जब अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज खुद चाह रहे हैं ऐसा, तो क्यों फांसी की सजा नहीं दे सकते थे, मुकदमा क्यों चलाते थे? यह भी एक अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश ने अपना पूरा शासन तंत्र इस बात पे फैला रखा था, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश, आप याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश ये बोल रहे हैं कि इंडिया में डेस्पोटिक रूलर्स हैं, है ना, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय डेस्पोटिक रूलर्स। उनके रूल को जस्टिफाई करने के लिए उनको तो बोलना पड़ेगा। एक ऐसा देश जिसका कल्चर सबसे वास्ट है, एक ऐसा देश जिसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आपके आने से पहले 27% है, एक ऐसा देश जिसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है, एक ऐसा देश जिसका आर्ट आर्किटेक्चर वर्ल्ड फेमस है,
अगर ऐसे देश में हमें रूल करना है तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा ना। तो ब्रिटिशर्स अपने रूल को जस्टिफाई कैसे करते थे? हम न्यायप्रिय शासक हैं और भारत में तो रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो हम सभ्य बनाएंगे। मतलब फुल फेकोलॉजी ब्रिटिशर्स के द्वारा। रूल को जस्टिफाई करना है तो इसी प्रकार करा जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि हम न्यायप्रिय हैं। तो अगर उनके द्वारा किसी भी नेता को फांसी की सजा दी जाती तो उनका ट्रू नेचर या ट्रू फेस उनका एक्सपोज हो जाता, इसलिए मुकदमे चलाए जाते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस के सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन में, समिट में अध्यक्ष रहे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तिलक और इनका पैरेलल राइज हुआ। बाद में ये पहले दोनों ही डेक्कन सोसाइटी के मेंबर्स थे। बाद में जाके इन दोनों में डिफरेंस आने की वजह से डेक्कन सोसाइटी से हट जाते हैं और किस चीज की स्थापना करते हैं, इनके बारे में लिखो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। मैं आपको बता देता हूं कि तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के बीच में मतभेद के क्या कारण रहे, उसको जानना जरूरी है। देखिए, एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल में ऐसा बोला गया कि मैरिज की एज 10 से बढ़ा के 12 की जाए। ब्रिटिशर्स ने ऐसा उसमें बोला। गोपाल कृष्ण गोखले एज ऑफ कंसेंट बिल को समर्थन करते थे कि मैरिज की एज को बढ़ाया जाना चाहिए। तिलक इस पे ये बोलते थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बिल का अपोजिशन इसलिए कर रहा हूं, मैं इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारे मैटर्स वो हैं जब हमें अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तब इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो अपोज करते हैं तिलक एज ऑफ कंसेंट पे, ये बोलते हैं कि ब्रिटिश हमारे समाज में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। गोखले ये बोलते हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए। तिलक बोल रहे हैं कि जब हमें राजनीतिक आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता मिल जाएगी तब इन बातों को डिस्कस करेंगे, अभी हमें नहीं करना है। तो इस बात पे उन दोनों पे विवाद था। तो गोखले जब करियर के पीक में पहुंचते हैं, बाद में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके मुख्य वो क्या थी, वो आप लिखो। ट्रू पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडियंस बिकम एजुकेटेड। ट्रू पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडियंस बिकम एजुकेटेड। भारत में वास्तविक परिवर्तन तब ही आएगा जब आने वाली नई पीढ़ी शिक्षित होगी। ठीक है? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप याद रखना। सेकंड पॉइंट लिखो इन्हीं के बारे में। प्रमोट एजुकेशन कॉमा शिक्षा कॉमा सैनिटेशन कॉमा हेल्थ केयर एंड फाइट सोशल इविल्स। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का प्रसार और सामाजिक बुराइयों को हटाना, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेन लक्ष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 1906 दादा भाई नौरोजी, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत विवादास्पद रहा था कि कौन अगला नेता चुना जाएगा।
क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। कलकत्ता में ये सेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लिखो, स्वराज्य एज गोल ऑफ आईएनसी। स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया गया? 1906 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक अति महत्वपूर्ण बात समझो, स्वराज्य का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस या स्वराज्य का मतलब इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश रूल, इन दोनों में से क्या था? मॉडरेट्स के लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सुधार, जबकि तिलक और उग्रवादी नेताओं के लिए क्या था? पूरे ब्रिटिश शासन तंत्र को हटाना और मेरा अधिकार होना चाहिए क्योंकि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला बनाओ, 1907 रास बिहारी घोष, स्प्लिट इन कांग्रेस। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कौन थे? रास बिहारी घोष। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आप रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस को आपस में कंफ्यूज ना करें। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस को आपस में कंफ्यूज ना करें। इनका जन्म 1845 में हुआ था और रास बिहारी बोस का जन्म, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन था एक्सट्रीमिज्म और रिवोल्यूशनरी एक्ट्स में, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन था लाला हरदयाल के साथ मिलके गदर पार्टी की स्थापना करना। 1914 में जब गदर पार्टी की स्थापना की गई तो यह प्लान बनाया गया था कि फरवरी 1915 में भारत में एक बड़ी क्रांति लड़ी जाएगी और उस क्रांति के द्वारा भारत को आजाद करा लिया जाएगा। तो ये बोस और लाला हरदयाल और गदर पार्टी की प्लानिंग थी, लेकिन ये फेल हो जाते हैं। सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रास बिहारी बोस बच जाते हैं और वो जापान चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और आर्मी को फॉर्म करना शुरू करते हैं और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, जापान पे जाना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। रास बिहारी घोष और बोस अलग हैं, बाद में हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे लिखिए, जल्दी से इस टाइमलाइन को खत्म करते हैं। अगले नेता 1909 मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और इस साल क्या आता है? मोंटे मिल्लो रिफॉर्म्स। अगले लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, मोंटे मिल्ले रिफॉर्म्स के बारे में, मोंटे मिल्ले सुधार। अगला लिखो 1911, यह सेशन लाहौर में होता है। अगला लिखो 1911 बिशन नारायण दास। क्या होता है? इंपोर्टेंट, कलकत्ता का पार्टीशन खत्म, दिल्ली कैपिटल बन जाती है। दिल्ली कैपिटल बन जाती है इंडिया की। कहां से शिफ्ट होके? बंगाल से शिफ्ट होके। अगला लिखो 1914 वर्ल्ड वॉर 1 बिगिंस। देखिए, इस चार्ट के बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको हमने इस चार्ट से इसलिए हटा दिया है, शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये मेन मॉडरेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सभी चीजों को लेंथ में आने वाले लेक्चर्स की सीरीज में कवर करेंगे। अगला बुक्स बनाओ 1915 गदर पार्टी फॉर आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट की प्लानिंग करते हैं गदर पार्टी। आपको अभी बता चुका हूं 21 फरवरी 1915 को करा जाएगा
फेल हो जाते हैं, लेकिन है ना। और बाद में फिर होम रूल लीग आंदोलन शुरू होते हैं। बाद में क्या शुरू होते हैं? होम रूल लीग आंदोलन शुरू होते हैं। तो हमने मॉडरेट्स के दौरान पढ़ने की कोशिश की, लीडरशिप को पढ़ने की कोशिश की, सारे लीडर्स के बारे में लेंथ में देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आप 1 मिनट 2 मिनट में इसको पूरा समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मॉडरेट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और कुछ डाउट हो तो भी पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगले पेज पे एक पॉइंट लिखो, उसके बाद एक और छोटा सा हम चार्ट बनाएंगे जिसकी मदद से चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या क्या वैचारिक डिफरेंसेस थे, उस चार्ट की मदद से हम ये देखेंगे। मॉडरेट्स की मांग क्या थी ये देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मॉडरेट्स ने अपनी अपील क्यों लूज कर दी, व्हाई मॉडरेट्स लॉस्ट देयर अपील, जो कि यूपीएससी के मेंस परीक्षा में पूछा भी गया है। आप सभी जानते हो इस लेक्चर में हमारा स्टोरी टेलिंग और पूरी स्टोरी समझने का वो रहता है। अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट में हम आंसर राइटिंग सेशन करेंगे, जिसमें एक्चुअल क्वेश्चंस को लेंगे और उनके बारे में लिखेंगे, और जो संभावित प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सतत मेहनत करेंगे तो सफलता दूर नहीं है। लिखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस वाज नॉट ए सडन इवेंट। कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस वाज नॉट ए सडन इवेंट। कांग्रेस की स्थापना कोई अचानक से हुआ इवेंट नहीं है। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ 1860s, 1870s एंड 1880s। It was the culmination of a process of political awakening of 1860s, 1870s and 1880s। ये तो बल्कि 1860, 1870 और 1880 के दशक में आने वाली राजनीतिक चेतना का कारण था। ओके, अब एक छोटा सा चार्ट बनाओ, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बनाते चलो। 1885 से 1905, 1905 से 1918, यहां पे लिखो मॉडरेट्स, यहां पे लिखो एक्सट्रीमिस्ट। पहला पॉइंट लिखो, सबको समझा चुका हूं इसलिए स्पीड तेज रखना। आपको लेफ्ट साइड में भी जगह खाली रखनी है, यहां भी हम पॉइंट्स लिखेंगे, राइट साइड में हमको लिखना ही है। लिखो, लो क्लियरिटी, सॉरी, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। और यहां पे क्या था? स्वराज, सॉरी, यहां पे क्या था? मास पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट लिखो, लिबरल पॉलिसीज,
उदारवादी नीति, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचिका और विद्रोह। यहां पे क्या था? स्वराज्य, शुड नॉट बी बेग्ड, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे इसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति बंद करो। इनके बीच के डिफरेंसेस हम देख रहे हैं। अगला लिखो, फेल्ड टू इंक्लूड मासेस, सोशल बेस इनका उतना मजबूत नहीं था, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास थे। फेल्ड टू इंक्लूड मासेस, मास पार्टिसिपेशन हाई। बाद में गांधी जी आए तब तो और बढ़ गया था। अगला लिखो, वांटेड बॉयकॉट एंड स्वदेशी टू लिमिट इन बंगाल। ये चाहते थे कि बंगाल तक ही सीमित रहे स्वदेशी और बॉयकॉट। ये क्या चाहते थे? पैन इंडिया। ये इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस थे। यहां पे लिखो डिमांड्स। डिमांड्स क्या थी? पहला पॉइंट लिखो मॉडरेट्स की, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में ज्यादा भागीदारी हो। सेकंड डिमांड लिखो स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मैं आपको बता चुका हूं ना इसके बारे में, स्वराज ब्रिटिश एम्पायर। प्रमोशन ऑफ इंडियन जॉब्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इंडियंस की हो, इंडियनाइजेशन, ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ ना हो, है ना। और बाद में जब 1919 से लेकर 1947 चलता है तो फिर बाद में क्या हो जाता है? पूर्ण स्वराज। इसी के नीचे एक पॉइंट लिखो, ऑल्दो द मॉडरेट पॉलिसीज वर लेस एक्सट्रीम एंड दे बिलीव्ड इन प्रेयर पिटिशंस। हालांकि मॉडरेट्स उदारवादी नेताओं की पॉलिसीज उग्रवादी नहीं थी और वह प्रार्थना और याचिका में विश्वास रखते थे, बट दे एक्सपोज्ड ब्रैकेट ओनली अचीवमेंट, पर वे इस बात में सफल रहे कि बट दे एक्सपोज्ड ब्रैकेट ओनली अचीवमेंट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल अवेकनिंग। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सफल रहे, क्योंकि उनके द्वारा हमेशा आलोचना की जाती थी अर्थव्यवस्था के आधार पर। हम आ चुके हैं अपने लास्ट डिक्टेशन के पेज पे, लास्ट टॉपिक पे। उसको लिखो, वाई मॉडरेट्स लॉस्ट अपील। आखिरकार मॉडरेट्स अपनी अपील क्यों लूज करते जा रहे थे? लिखो पहला पॉइंट, नॉन पॉलिटाइजेशन ऑफ मासेस, नॉन पॉलिटाइजेशन ऑफ मासेस लिमिटेड टू एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। क्यों ये अपनी अपील लूज करते जा रहे थे? क्योंकि इनके द्वारा जनता का राजनीतिकरण नहीं किया गया और लिमिट रह गए। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। थर्ड पॉइंट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट।
राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादियों का उदय। इस कारण वह बाद में अपनी अपील को लूज कर देते हैं। आपको ये डिस्ट्रीब्यूट शीट की जाएगी, जो इस लेक्चर को ऑनलाइन फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे उनको भी ये दी जाएगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज हमने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक चेतना जागती है, लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग होती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के जो डिफरेंसेस रहते हैं वो क्या थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मॉडरेट्स ऑपरेट करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या रहती है। अगले लेक्चर में हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।